नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी डिबेट। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ में आज चर्चा में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक राजीव खुराना सर। कैसे हैं आप? सर स्वागत है आपका एटीवी न्यूज़ चैनल पर। जी, सबसे पहले तो। नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है, वो बहुत ही साफ है एकदम, ना तो किसी के साथ है। जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, उस पर हिंदुओं पर महाशक्ति, विश्वगुरु दोनों ही खामोश हैं। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को लेकर के हमारे भारत में भी लगातार बयानबाज़ी हो रही है। कहीं अन्य कोई देश होता है तो वहाँ क्या होता है कि अचानक से कम दूतावास से दूत को तो राजदूत को तो बुला लिया जाता है, तलब कर लिया जाता है। बहुत सारे काम हुए हैं कई सारे देशों में। हमारे भारत में और अमेरिका में दोनों जगह इन चीज़ों पर बंद हैं। वैसे तो अन्य जगहों पर ऐसा कुछ अगर देखने को मिलता है, कोई ऐसा इंसिडेंट अगर हो जाता है, तो उस पर ये सब लोग खुल कर के बोलते हैं, आते हैं कि नहीं भाई, हम महाशक्ति हैं, हमसे बिना पूछे आपने कोई कैसे कदम उठा लिया और हमारे बिना पूछे आप कोई काम कर सकते हैं क्या? लेकिन बांग्लादेश पर क्यों मौन हैं? क्या हिंदू और ईसाई वो क्या मानवता की दृष्टि से उनको अलग जो है नहीं कर रहा है? क्योंकि आने वाले समय में विश्वगुरु की बात हो रही है भारत की और महाशक्ति की बात तो हम हमेशा से करते आए हैं कि अमेरिका है। और इसी को लेकर के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी कहा था कि अब एआई का दौर आ गया है, अमेरिका और इंडिया का दौर आ गया है, तो हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। कैसे आप देखते हैं कि सब लोग खामोश हैं बांग्लादेश पर खास करके? जी। जो आपने शब्द इस्तेमाल किए ना, वहीं से शुरू करते हैं। जी। ये जो सारा खेल हमें दिख रहा है ना, एक बॉलीवुड मूवी की तरह है। जो हमें दिख रहा है एक्चुअली वो है नहीं। आप शोले की ट्रेन, शोले के वो आप देख सकते हैं बॉम्बे में जाके। वो एक वर्चुअल है जो बनाया गया है, जो सब लोग देख रहे हैं। उसके पीछे रमेश सिप्पी और म्यूजिक डायरेक्टर सबका अपना अपना हिसाब किताब है। अब ये जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, इनको आप समझें, सारा खेल है पैसे का। कोई मतलब नहीं है किसी को, कोई विश्वगुरु नहीं है, कोई किसी में नहीं है। पैसा है। विश्वगुरु का पैरामीटर क्या है? विश्वगुरु का पैरामीटर है कि किसके पास कितना पैसा हो। पैसा है तो उसकी जीडीपी भी अच्छी है। पैसा है तो उसका सब कुछ बढ़िया है। उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास पूरा वर्ल्ड कंट्रोल में है, उसके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, लेटेस्ट आईटी इंडस्ट्री है, लेटेस्ट वेपन है, लेटेस्ट सब कुछ है। तो सारा खेल है पैसे का। अब इस इशू को जो बांग्लादेश का है, इसको आप समझे। देखिए, आपकी डिबेट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 20 जनवरी जब ट्रंप ने ओथ लेनी है, उससे पहले पहले जाने से पहले ये सब पूरे वर्ल्ड में ये सारा फैलेगा। देखिए, हमने जब डिस्कशन किया था उसके बाद देखो, सीरिया हो गया, उसके बाद जी। बांग्लादेश हो गया। हम वही उसी को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। आप ये देखो सारा खेल क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक कैच कहीं और है। अच्छा, एक चीज और देखिए, जितने कू हो रहे हैं, जितने ये फ्रंट खोलना चाह रहे हैं ना, बांग्लादेश आपको रोज उकसा रहे हैं। जी। बांग्लादेश के पीछे जो फोर्सेस बैठी हैं, वो डीप स्टेट बैठे हैं। अमेरिका की पॉलिसी है, सब जने उकसा रहे हैं कि इंडिया को वो रोज मार रहा है, रोज पीट रहा है, वीडियो बना रहा है, डाल रहा है, ताकि आप गुस्से में आए। गुस्से में आए तो एक वार फ्रंट खुल जाए। वार का मतलब समझते हैं आप? वार का मतलब है कि उस वार में पैसा लगता है, लोग मरते हैं, जो कि एक पीसफुल कंट्री के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए गलत है। इन्वेस्टमेंट नहीं आती वहां, बिजनेस नहीं होते, क्योंकि आपको इमरजेंसी में सारा इधर लगाना पड़ता है। जी। बांग्लादेश ये चाहता है कि डीप स्टेट के कहने पे। अच्छा, एक बात बताओ, बांग्लादेश को समझे, एक चलती फिरती जीडीपी वाली, इतना ज्यादा एक्सपोर्ट वाली कंट्री होते, अचानक से शेख हसीना शिफ्ट हो जाती है। सेम सीरिया स्टाइल, सेम श्रीलंका जी। स्टाइल, सेम सारे आप पैटर्न देखिए, सबका सेम है। तो जो तख्ता पलट होता है वो कौन करवाता है? डीप स्टेट। किसके फायदे के लिए कराता है? अमेरिका की। अब आप समझे, एक बंदा जो 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, और इस पे इतने केसेस हैं यहाँ पे ग्रामीण बैंक के जो हैं, अब वो उसको हेड बना के भेज दिया।
अब क्या है कि वो उनके कहने पे उकसा रहा है आपको रोज, पाकिस्तान से गले मिल रहा है ताकि आपको गुस्सा आए, पाकिस्तान से वेपन लेने की बात कर रहा है ताकि आपको गुस्सा आए, वो चाह रहा है कि आप उस पर अटैक करें, वो आपको उकसा रहा है, आपके बिजली के बिल नहीं दे रहा, वो आपसे प्याज और वो जो जो सामान जाता है उसके लिए वो कर रहा है, वो तो कंट्री का नहीं सोच रहा, वो तो किसी और के कहने पे चल रहा है। बांग्लादेश तो बर्बाद हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं 20 जनवरी तक बांग्लादेश की वो हालत होने वाली है कि आपके चैनल पे हम दोबारा बैठ के इसको डिस्कस करेंगे। अब जी झगड़ा उनका आपसी 1971 की वार के फ्रीडम फाइटर हैं या नहीं है, उनको आरक्षण देना है कि नहीं देना, उनको उनको आगे इस झगड़े में सुप्रीम को उनके कोर्ट ने ऑर्डर किया, स्टूडेंट रोड पे आगे आपस का झगड़ा, हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं? क्योंकि इश्यू वो है ही नहीं। इश्यू ये है कि इंडिया से फाइट करनी है, क्योंकि ये फ्रंट हमारा पीसफुल था। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अब जब मोदी जी आए थे, मुझे अब सन याद नहीं, बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर था वो जिग-जैग था ऐसा। जी तो मोदी जी ने बांग्लादेश, क्योंकि शेख हसीना थी अच्छे टर्म से, उनके साथ स्टेट बॉर्डर किया, जिसमें हमें कुछ 2-3-4 गांव का नुकसान भी हुआ, हमें कुछ लैंड 10-20-50 एकड़ देनी पड़ी, लेकिन उससे ये फायदा हुआ कि हम जियोग्राफिकली बिल्कुल स्टेट बॉर्डर पे आ गए। एक दूसरा, अब वो फ्रंट हमारा पीसफुल था, सिर्फ वहां से घुसपैठी आते थे और कुछ नहीं था। आज हमें वहां आर्मी में डिप्लॉय करनी पड़ेगी, आज हमारे खर्चे बढ़ेंगे, इधर पाकिस्तान फ्रंट, इधर चाइना फ्रंट, इंडिया को सिर्फ घेराबंदी हो रही है। मैं आपको एक और न्यूज दे रहा हूँ, जॉर्ज सोरोस नेपाल का फ्रंट भी खोलने जा रहा है। नेपाल के अंदर एक ह्यूमैनिटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर एक यूनिवर्सिटी खोल रहा है, जिसका फंड सारा जॉर्ज सोरोस कर रहा है, उसकी मतलब एनजीओ जो भी है। इंडिया को देखो चारों तरफ से घेरा जा रहा है इस समय, और बांग्लादेश आपको उकसा रहा है। आप बांग्लादेश के ट्रैप में आ गए। मोदी जी, एक बात बताइए, अभिनंदन को 4 मिसाइल लगा के 2 घंटे में छुड़वा लिया, इमरान को पार्लियामेंट में बोलना पड़ा। तो यहाँ 10-20-50 लगा के कर नहीं सकते? सब पड़ा है आपके पास सब कुछ पड़ा है, लेकिन उनको पता है कि इस समय छिड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और तीसरा, इसमें कॉन्सिक्वेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ, षड्यंत्र और क्या है। आपने जोलैंड सुना है? एक जोलैंड बनाने की बात करें, क्रिश्चियन कंट्री बनाने की बात करिए, जिसमें त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो अनरेस्ट हो रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर ही, उनको बांग्लादेश का इधर वाला एरिया जो चटका इसके आसपास है, और इंडिया का ये वाला पार्ट, और कुछ लेके म्यांमार का, उसको एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकल है, उसमें अरबों डॉलर लग जाए कोई इशू नहीं है अमेरिका को, क्योंकि वो चाइना के बिल्कुल नीचे है। आप स्ट्रेटेजी समझे ना कंट्री की। तो इस समय किसी को कहने पे विश्व गुरु, समझदारी ये है, इस समय 20 जनवरी तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए। आप उकसावे में मत आए, आप मोदी पे प्रेशर मत डालें। उसको हिंदुओं की बहुत चिंता है, हिंदुओं के लिए उसने सारी जिंदगी खपा दी है, इसलिए आप टेंशन मत ले। जो हो रहा है, दिल और भारी होता जा रहा है, उनका भी और हमारा भी, प्लीज। अच्छा, आपने तो बहुत सारे देशों का भ्रमण किया है और अंतर्राष्ट्रीय अगर हम मुद्दों की बात करें तो पूरी दुनिया की राजनीति पर आपकी जो है पकड़ रहती ही है, क्योंकि आप चाहे वह धार्मिक मुद्दा हो, चाहे वह सियासती हो, या फिर उनका भौगोलिक या क्षेत्रीय अपना हो, स्थानीय हो। हम इसमें एक बात जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जो इजराइल है, या इजराइल के साथ में वो तमाम देश हैं जो भले ही हमारे वहाँ हिंदू रहते हों, नहीं रहते हों, लेकिन हम लोग उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। क्या अमेरिका को देख करके हम खड़े होते हैं, या वास्तव में हम लोग मानवता के साथ में हैं, इंसानियत के साथ में हैं, ये देख करके खड़े होते हैं? और अगर ऐसा है, उनको भी लग रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हिंदुस्तान से इजराइल के लिए आवाज़ उठी है, तो सिर्फ हिंदुओं ने ही आवाज़ उठाई, ये सच है। क्या ये इजराइल को पता नहीं है? ऐसे में क्या इजराइल को एक कहना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान के हिंदू या बांग्लादेश के हिंदू, यहाँ पर हिंदू और ईसाइयों की बात आती है कि हिंदू ईसाई इजराइल के लिए खड़ा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहा हो, हर जगह खड़ा रहा है। जबकि यहाँ तो विपक्ष भी जो है वो फिलिस्तीन के साथ में खड़ा है। कल भी संसद में जो है
जिस तरह से वो गई थैला थैला प्रियंका लेके आई। जी, और उन्होंने थैला लेकर के जो दिखाया है कि थैला लेकर के जो है वो गईं और उन्होंने दिखाया फ़लस्तीन का। लेकिन ठीक दूसरे दिन वो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में ईसाइयों को जोड़ने का एक अलग से एक प्रयास किया कि नहीं भाई हमारे खिलाफ जो है वो हिंदू ना हो जाएँ वोट बैंक का। उनका किसी न किसी ने तो ज्ञान दिया ही होगा। क्योंकि अब कहा ये जा रहा है कि भाई राहुल गांधी तो फेल हो चुके हैं, लेकिन अब शायद प्रियंका जी को अगर लॉन्च किया जाता है तो वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं। उनमें जो इंदिरा गांधी वाली बात है वो उनमें बहुत हद तक जो है दिख रही है, ऐसा विपक्ष का मानना है। लेकिन साथ ही मणिशंकर अय्यर की अभी एक पुस्तक आती है, आरोप लगाते हैं कि मेरी तो लाइफ खराब करके रख दी, मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दी कांग्रेस ने। 10 साल में मुझे तो सोनिया गांधी तो एक बार भी नहीं मिली, राहुल गांधी सिर्फ एक बार मिले। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं, जो सबसे ज़्यादा मोदी के खिलाफ जहर उगला करते थे और इन 10 सालों में इन्होंने सबसे ज़्यादा जहर उगला। 2014 में तो इन्होंने पूरी की तरह के की जो राजनीति की अगर बात करें, तो राजनीति इतनी ओछी राजनीति की कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन पाएगा या तमाम तरह के बयान जो है, हमेशा जहरीले बयान हिंदुओं पर भी आए। लेकिन आज वो रो रहे हैं, क्या वजह है कि जो इनके लिए काम करते हैं, इतनी चाटुकारिता करते हैं, फिर भी वो विपक्ष उनको जो है खुश नहीं कर पाता है। लास्ट में जब कोई व्यक्ति निकलता है कांग्रेस से, चाहे वो नबी निकले हों या फिर हम प्रणब दा की बात करें, ठीक है वो निकल नहीं पाए, लेकिन उनके मन में एक हमेशा रोष रहा कि मैं प्रधानमंत्री अगर बनता तो शायद देश के हालात कुछ और कर देता। और इस चीज को बहुत सारे कांग्रेस के लोग भी मानते हैं और भाजपा के लोग भी मानते हैं कि अगर वो जो 10 साल मनमोहन को दिए गए थे, वो खास करके जब सेकेंड टर्म में वो प्रणब दा को देना ही चाहिए था। अगर वो दे दिया गया होता तो मुझे लगता है कि देश का हालात कुछ और होता और कुछ बहुत सारी चीजें सुधर गई होती मोदी जी के आते-आते। तो कैसे आप देखते हैं दोनों चीजों को? जी। नहीं, राजनीति का जो जो दिखता है वो होता नहीं है। पहले तो आप फंडामेंटल बात समझ लो। जो दिखाया जी। जाता है उसमें उलझा दो सबको। जैसे मैंने बॉलीवुड की मूवी का एग्जांपल दिया, आप उसमें उलझ जाओ कि धर्मेंद्र अब ये करेगा, अमिताभ बच्चन ये करेगा, अब ये होगा, लेकिन बनाने वाला, उसके पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब दूसरे हैं। अब ये कांग्रेस में भी जो खेल चल रहा है, ये जो आपने जो नाम लिया जिस करेक्टर का, इसने पाकिस्तान जाके बोला था कि आप मोदी को गिराने में हमारी मदद करो। यही है ना मणिशंकर अय्यर? तो जी। ये मोदी के, देखिए ऐसा होता है, पूरी वानर सेना के अंदर सिर्फ एक हनुमान था जिसने ये छाती फाड़ के दिखाया था, जिसमें राम और उसके दिखे छाती फाड़ के। अगर बाकियों ने क्यों नहीं कहा कि हम भी राम के भगत है, छाती फाड़? उनको पता है छाती फाड़ने से सिर्फ खून निकलेगा, कुछ नहीं निकलना। ये छाती फाड़ने वाले जो लोग हैं ना, इनके सिर्फ खून निकल रहे हैं। ये जो गांधी परिवार के लिए लड़ रहे हैं, मोदी के अगेंस्ट जा रहे हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ, आप किसी पार्टी में रहो, आप पार्टी की विचारधारा से करो, आप ठीक है, लेकिन एक चीज को सामने जरूर रखो, वो है देश। आप जाने जी। अनजाने, आप एंकर हैं, आप एक इस समय कुछ भी बात करें या मैं उसका कुछ हमारी बातों में मतभेद हो सकता है, लेकिन हमने एक पैरामीटर जरूर रखना है कि देश के अगेंस्ट आपने नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। हम देश के लिए सोचे, कुछ भी सोचे, 1% सोचे। तो ये जो जी। मणिशंकर अय्यर जो आपने नाम लिया, मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा था, ये उनका इंटरनल पॉलिटिक्स है। अब क्योंकि प्रियंका आ रही है, राहुल के जो लोग हैं वो साइड हो जाएंगे, इसलिए रोना पिटना कुछ लोगों के लिए अच्छा, रहेगा। यहाँ पर 10 अब सेकंड आपको रोकूंगा। जी, फ़लस्तीन से प्यार क्यों है? उसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि बहुत बार दिखाया गया है कि वहाँ के जो आतंकी हैं, उनके साथ में किस तरह से इंदिरा गांधी जी के रिश्ते थे, रिलेशन थे, उन पर बहुत सारी किताबें लिखी गई और बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। दूसरा जो बांग्लादेश से है, वो दिखावा है, छलावा है, क्या है? असल में लोग जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ अभी तक तो नहीं खड़े हुए, कोई बातचीत नहीं की। प्रियंका करना क्या चाहती हैं? क्या हिंदू ट्रम्प कार्ड खेलना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 देशों की बात करती हैं एक साथ और दोनों देशों में फिर कितना इनका मतभेद है और राजनीतिक फ़ायदा इनका क्या है? और क्या ये चीज़ इनको लाभ मिलेगा? जी। आप फिलिस्तीन को समझे जरा। इंदिरा गांधी, जो फिलिस्तीन के यासर अराफात थे, वो इंदिरा गांधी के भाई बने हुए थे। इंडिया ने यासर अराफात को एक उस समय जेट, मतलब एक बोइंग या जो भी होगा प्लेन, वो उसको गिफ्ट भी करा था। वो फिलिस्तीन का झगड़ा इजराइल से था।
मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, आपकी एज अब मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, 50 से नीचे है। पहले जब जी, पासपोर्ट बनता था, उसमें एक स्टैम्प लग के आती थी, नॉट वैलिड पासपोर्ट, मैं वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, पासपोर्ट, हुँ, नॉट वैलिड फॉर साउथ अफ्रीका एंड इज़राइल। आप सोचो, साउथ अफ्रीका तो रंग-भेद था, चलो इंटरनेशनल एक वो था, लेकिन इज़ इज़राइल क्यों? क्योंकि फ़िलिस्तीन वाला भाई था। फ़िलिस्तीन का जो भैया ये तो देखिए, अब क्या है, 2 नकाब हैं फ़िलिस्तीन के पास। एक तो फ़िलिस्तीनी बन के ये पूरा सिम्पैथी गेन कर रहे हैं, दूसरा हमास बन के अटैक करते हैं। ये इनमें जिस दिन पूरी दुनिया को ये समझ आ जाएगा कि हमास कौन है और फ़िलिस्तीन कौन है। जी, आप हमास की बात नहीं करते जिन्होंने 1200 लोगों को घुस के मारा, बच्चों को माइक्रोवेव में डाल के आपने जला दिया, औरतों को उठा के ले गए, वीडियो बनाया। मतलब आप देखो, ये जो भी करेंगे उसका वीडियो ज़रूर बनाएँगे ताकि दहशत हो। अब आप उसी फ़िलिस्तीन के आप कह रहे हो नहीं-नहीं वो तो हमास था, मतलब आप पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। क्या वो वापस फ़िलिस्तीन के लोगों में नहीं मिल जाते, जो लोग आते हैं 1200 लोगों को मारते हैं फिर फ़िलिस्तीन में नहीं घुस जाते? क्या वो अलग लोग हैं? देखिए, दुनिया को हमास और फ़िलिस्तीन समझना पड़ेगा। प्रियंका जी ने भी फ़िलिस्तीन, हमास नहीं, क्योंकि हमास तो पता नहीं है जी, वो लाल शर्ट पहनते हैं तो हमासी हो जाते हैं, ब्लू शर्ट पहनते हैं तो वो, हम तो ब्लू शर्ट वाले के सपोर्ट में हैं। ऐसा नहीं जी। चलेगा। यही हाल है, इंडिया में नहीं, अमेरिका में भी है। अच्छा 103 यहीं पर एक और देखिए। सवाल मैं जोड़ रहा हाँ, हूँ, एक छोटा-सा सवाल और मैं ऐड कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ इसके लिए बहुत आवश्यक है। हज़ारों लोग जो इज़राइल में हैं, वर्तमान समय में भारत के लोग बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं और युद्ध के दौरान भी हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पर मदद भी की है और योगी जी ने भी कहा है साफ तौर पर कि लगभग 6000 के आस-पास लोग गए हैं, उत्तर प्रदेश से, अकेले उत्तर प्रदेश से। तो बाकी हम राज्यों की अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर बहुत कम आके तब भी 20 से 25,000 लोग वहाँ होंगे। लेकिन वहीं अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो वहाँ तो कोई ऐसा बिज़नेसमैन नहीं है, ना तो इंडिया का कोई ऐसा था कि उसको जो है वो किया गया हो। तो जब वो इंडियन से कोई प्यार ही नहीं करते तो इंडिया में कौन-सा विपक्ष है जो उनको प्यार इतना लुटा रहा है, इतना मरा जा रहा है। देश तो नागरिकों के साथ होना चाहिए, देश अपनी व्यवसाय के साथ होना चाहिए और देश व्यवस्था के साथ होना चाहिए। सरकार को भी वही चाहिए, राजनेताओं को भी वही चाहिए। अगर राजनेता अपने आप को ये समझते हैं कि हमारे निर्णय ही सर्वोपरि हैं, हम चाइना से मिल लेंगे, पाकिस्तान से मिल लेंगे, लेकिन हम अपने देश के जो नागरिक हमारे जहाँ सुरक्षित हैं, उस देश के हम विपक्ष में खड़े हो जाएँगे, तो क्या उन नागरिकों को क्योंकि नागरिक ही तो देश होते हैं, नागरिकों से ही देश बनता है। क्या पूरे देश को खतरे में डालने जैसी बात नहीं हो रही है? जबकि इज़राइल में हालाँकि ऐसा कोई मामला नहीं आया है, इतना विरोधाभास और चीज़ें होने के बावजूद भी फिर भी वो समझते हैं चीज़ें, कि यहाँ जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, वास्तव में इज़राइल को प्यार कर रहे हैं। इसको कैसे आप देखते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है, जो हमारे लोगों को रोज़गार भी बहुत सारे लोगों को दिया है, तो इज़राइल में व्यवसाय उनका बहुत बढ़िया है, चला रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग हैं। वहीं अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो इतने बरसों से हम पाल रहे थे या भारत की तरफ से कहे सहयोग दे रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? हमारे देश के लिए क्या किया? देश की बात तो देश के नागरिकों से होगी, ना कि राजनेताओं को जो है जलपान कराने से होगी। जी। देखिए, देश किससे चलता है? देश चलता है इकोनॉमी से। इकोनॉमी किससे चलती है? इकोनॉमी चलती है व्यापार से। व्यापार कब होता है? जब वहाँ पे पीस हो। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पाइपें दी जाती हैं कि आप पाइपलाइन बिछाइए गैस के लिए, आपको डोनेशन मिलता है कि आपको पाइपें मिलती हैं कि आप इससे सीवर लाइन डालिए। आप उन पाइपों को काट के उसमें उसको वो तोप बना लेते हैं और फायरिंग करने के लिए तैयार रखते हैं। आपको आपको मशीनें मिलती हैं डोनेशन में, खैरात में, कि आप डिगिंग करके अपने लिए सीवरेज को दें। आप उससे सुरंगें बना के उसमें रहते हैं, उसको शेल्टर हाउस बनाते हैं। आप देखिए ना, दान ली हुई चीज का कितना गलत इस्तेमाल कर रहा है एक कंट्री। इसमें नुक्स देखिए सॉरी, मोसाद, जो कि मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी संस्था है, वो भी धोखा खा गई। जी, 1 लाख फिलिस्तीनी रोज इज़राइल जाता था मॉर्निंग में, सारा दिन काम करते थे, हाउसमेड और ये वो सब लोग शॉप्स में काम करने वाले, वो रात को वापस जाते थे। ये था जी। कंडीशन।
अब जैसे ये झगड़ा शुरू हुआ, वो 1 लाख की वैकेंसी निकली ओनली फॉर इंडियन। उन्होंने इंडिया के लिए 1 लाख की वैकेंसी निकाली कि आप अपने रोजगार देंगे हम। एक, अब फिलिस्तीन में देखिए प्रोपेगेंडा कितना है। तो जो डीप स्टेट है उसमें आप ऐड कर लीजिए डीप स्टेट के साथ लेफ्टिस्ट, सेकुलर, मुस्लिम ब्रदरहुड। आप इन सारे चीजों का जो गठजोड़ है उसका प्रचार देखिए। इनके मीडिया है, वाशिंगटन पोस्ट और ये वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं, सारा खेल है पैसे का, जो मैंने शुरुआत में बोला। अमेरिका जो कि इजराइल के साथ खड़ा है इन एवरी मैनर, लेकिन उसके जो स्टूडेंट्स हैं 103 यूनिवर्सिटियों के, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और 3 महीने उन्होंने यूनिवर्सिटियां बंद करके रखी, प्रोटेस्ट किए, अरेस्ट हुए। ये हमारे यहाँ नहीं है, विपक्ष है हमारे यहाँ। वहां तो उनका यूथ खराब हो गया है अमेरिका का, इसीलिए ट्रंप आने के बने हैं चांस। अब आपका दूसरा सवाल था कि जो फिलिस्तीन के, देखिए हमारे यहाँ फिलिस्तीन सबसे पहले फिलिस्तीन के नाम से मुक्ति, फिलिस्तीन फ्रीडम ऐसे कुछ नाम था उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके जी यासर हाँ। अराफात मैंने बोला है। उन्होंने एक ओलंपिक में इजरायली प्लेयर्स को मार दिया, वो टेरर अटैक था। उसके बाद से इन्होंने दो फाड़ कर लिया, वो हमास अलग कर लिया और वो अलग कर लिया। देखिए मैं आपको ना एक वाइड प्रोस्पेक्टिव पे लेके जाता हूँ। जितने भी सीरिया, यूक्रेन और ये वार जो चल रही है, ये जो बांग्लादेश का कू चल रहा है, इधर श्रीलंका का कू हो गया, इधर म्यांमार में भी शुरू हो गया है, हर जगह जो चल रहा है, ये सारे अमेरिका अपने आप को एक साइड पे रख के बिल्कुल सेफ खेल रहा है, खिलाफ हो रहा है, लेकिन अपने कंट्री को, अपने लोगों के लिए वो कितना लॉयल है कि वो लड़ाई कभी आपने सुना है अमेरिका पे कभी कोई अमेरिका के पास जाके बम फटा हो, मिसाइल गई हो? वो खेलता है आपके घर में, ताकि बर्तन, मुझे लड़ना है आपसे, मैं आपके घर आके लड़ूंगा, ताकि आपके और मेरे गुत्थम गुत्था में बर्तन आपके टूटे, टीवी आपका टूटे, नुकसान आपका हो, सब। वो अमेरिका बाहर आके लड़ रहा है। सारा पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में बांटिए, एक पार्ट में सारे कू चल रहे हैं, एक ही पार्ट में सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, एक ही पार्ट में सब कुछ चल रहा है। अमेरिका वाला सब कॉन्टिनेंट, ना तो मैक्सिको के साथ कोई प्रॉब्लम है, ना कनाडा के साथ प्रॉब्लम है। अमेरिका बहुत सेफ खेल रहा है, जबरदस्त खेल रहा है। और जी। आपस में उनका वो कंट्री का है। अब मैं बांग्लादेश पे आता हूँ, आपका एक प्रश्न अधूरा रह गया था। देखिए बांग्लादेश बांग्लादेश को इस समय मैं मोटे तौर पे एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके थ्रू, आपके दर्शकों को, ताकि उनको कहीं भी कोई मीडिया बेवकूफ ना बना सके। देखिए मैंने पहली बात कही, सारा खेल है पैसे का। दूसरा, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा, इधर सीरिया बर्बाद हो गया, इधर जो जो कंट्री बर्बाद हो रहा है, आज बांग्लादेश बर्बाद हो गया, फायदा किसको है? कौन लोन देगा? रिडेवलपमेंट कौन करेगा? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? सिंपल। आप ये देखिए कि उसके पास पैसा बहुत है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। इन्वेस्टमेंट कहां करेगा? किसी कंट्री के डेवलपमेंट में। ये सारा खेल पैसे का है, इकोनॉमी का है। सारा जो चल रहा है उसमें कुछ नहीं है। बांग्लादेश तो खामखा एक पपेट बन गया है, जो वो जेलेस्की जोकर बना हुआ, पूरा देश बर्बाद कर दिया जेलेस्की ने। जी। आप देखो ना, अमेरिका की अगर हम बात 30% करें, अमेरिका की 30% तो रशिया ने कब्जा कर लिया। कंट्री खत्म, आधा खत्म होने को है। बांग्लादेश भी यही कर रहा है। इनको जो लैंड बनाना है, वहां पे क्रिश्चियन कंट्री बनाना है, सारा खेल यहाँ पे है। जी। अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट की बात होती है कि हम उनको बाहर निकालेंगे, और ट्रंप ने साफ कहा है कि मैं 20 जनवरी को आऊंगा, ये मैं करूंगा, क्योंकि वही पहली बार भी किया था उन्होंने। लेकिन वो उस समय कहा था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको हम बाहर करेंगे, और उस आधार पर जो है वो बनाएंगे। तो इस बार उन्होंने थोड़ा सा और इमोशनल एक जो है कार्ड खेला। ट्रंप जाने भी इसी बात के लिए जाते हैं कि उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समझ बहुत ज्यादा है, कैसे सरकार बनानी है और कहाँ पर कब क्या बोलना है, दोनों चीजें। अब वो बार-बार एक ही तरह की चीज़ें रिपीट भी नहीं करना चाहते हैं, और छवि भी नए मुद्दों के साथ, नई चीज़ों के साथ में अगर करेंगे तो जनता को भी अच्छा लगेगा, और दुनिया भी देखेगी कि हाँ, ट्रंप जो है अपने रास्ते या लीक पीटते नहीं हैं, कुछ नया जो है वो इतिहास गढ़ने की बात करते हैं, क्योंकि महाशक्ति हैं।
क्या वो जो भारत भेज रहे हैं या फिर तमाम अन्य देशों से भी होंगे? केवल भारत की बात विपक्ष उठा रहा है, लेकिन भारत ही नहीं, उन्होंने तो जब इलीगल की बात की, मुझे लगता है दुनिया भर से किसी भी देश से गए हों और बहुत सारे देश ऐसे होंगे, जहाँ से लोग गए होंगे, केवल भारत ही के ही लोग नहीं वहाँ होंगे। तो ऐसे में जो 6.5 करोड़ लोग अपने भारत में बांग्लादेशी जो बताए जा रहे हैं, क्या इसी चीज़ का डर था नरेंद्र मोदी जी को कि एनआरसी सीएए लाना है और इनको यहाँ से खदेड़ना है, इनको यहाँ से भगाना है? क्या वो पहले से ही इस बात को जानते थे? और अगर जो है वो लाए दूसरे चुनाव में जब वो दूसरी सेकंड टर्म में आते हैं मोदी जी, तो जो एनआरसी सीएए है, क्या यही फिर इलाज है बांग्लादेश का, यही इलाज है पाकिस्तान का, यही इलाज है उन सारे तमाम देशों का जो रोटियाँ यहाँ तोड़ते हैं और फिर झंडे भी उनके खिलाफ लहराते हैं, वो उनके खिलाफ बोलने को भी अपनी सरकार या अपने देश के खिलाफ बोलने को भी राजी नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं हमको हमारे देश से ही भगा दिया गया है या वहाँ पर रोटी नहीं मिल रही, भूखों मरा जा रहा है देश, लेकिन वहाँ पर किसी को धर्म के आधार पर अगर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो लोग यहाँ आराम से रोटी जो है तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं और उसके खिलाफ भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन यही एनआरसी सीएए की जब बात आती है, तो यही लोग हाथों में तलवारें लेकर के पहुँच जाते हैं। हमारी सरकार, सिस्टम सब पर जो है पथराव, प्रहार हर तरह का जो है करते हैं। क्या इनका जो हल है, जो बांग्लादेश का हल है, क्या वो ये बहुत पहले अगर हो गया होता, तो आज हालात कैसे होते? और क्या फिर हिंदुओं को जो लेने की बात की जा रही होती, क्या ये चीज़ अगर उस समय विपक्ष ने समर्थन कर दिया होता, तो आज क्या ये खतरा होता? क्योंकि एक रास्ता खुल गया होता। क्योंकि बांग्लादेश से जो हिंदू हैं, वो बॉर्डर पर आकर के रुक रहे हैं, उसकी वजह साफ है, हम सब जानते हैं कि ये एनआरसी सीएए आया इसीलिए था कि जो प्रताड़ित किया जाएगा वो यहाँ आ सकता है, नागरिक बन सकता है, उसको नागरिकता मिलेगी और हम उसको रोजगार भी देंगे, उसको सुरक्षा भी हम देंगे। तो ये जो बातचीत हो रही थी, क्या वाक़ई में ये चीज़ पहले से थी और इसी से इसको जो है ये प्रहार जो किया जा रहा है, इसको विपक्ष समझना नहीं चाहता या ख़ास करके इसको डाइवर्ट कर रहा है, फ़िलिस्तीन वाले मामले से जोड़ रहा है, अन्य चीज़ों से? क्योंकि हमारा अगर हम बांग्लादेश की बात करें और बांग्लादेश के हिंदुओं की अगर बात करें या पाकिस्तान के हिंदुओं की बात करें, तो उसमें वो फ़लस्तीन और इज़राइल वाला तो कोई मैटर नहीं करता है, ना तो वो मैटर आता है। वहाँ तो वर्चस्व की लड़ाई है उन दोनों के बीच में, वहाँ हिंदू और मुस्लिम का तो है ही नहीं, है वहाँ भी, लेकिन वो उनका एक अलग मैटर है। जी। पहली बात तो जो इजराइल का मैटर है, इजराइल तो इस बार ग्रेटर इजराइल बन के ही रहेगा। वो तो अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है, उधर रशिया कर रहा है अपने आप को। एक चीज बताइए, साथ मैं लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि पूरी इकोनॉमी का मेरे हिसाब से 65 या 70% 4 इंडस्ट्री पे टिका होता है इन सुपर पावर्स का। वेपन इंडस्ट्री, ड्रग्स इंडस्ट्री, ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ, मेडिसिन, हेल्थ इंडस्ट्री, हाँ, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री और आईटी टेक्नोलॉजी। आप ये देखिए कि ये हर समय तैयार है, कोई बर्बाद हो उसको ये चारों चीजें चाहिए, किसी को हेल्प करनी है, ये चारों चीजें चाहिए। इन चारों चीजों के लिए पैसा जनरेट होना है, वो लीगली गवर्नमेंट करेगी और सेमी लीगली वो करेंगी जो डीप स्टेट है। डीप स्टेट को फंडिंग इसीलिए तो होती है कि आप माहौल बनाओ। देखो, मैं डीप स्टेट का आपको बड़े सिंपल शब्दों में एक लाइन समझा देता हूँ। चडूनी याद है, किसान आंदोलन का नेता हरियाणा वाला, जिसको मात्र 1100 वोट मिले थे? उसने क्या बोला था? हमने इतना मेहनत करी कांग्रेस के लिए, इतनी वो करी, माहौल बनाया, कांग्रेस पिस हो गई। यही राकेश टिकैत ने बोला। तो ये जो माहौल बनाने वाले लोग हैं, योगेंद्र यादव ने, तो ये जो लोग हैं माहौल बनाने वाले, ये डीप स्टेट हैं। मैं आपको एक अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, जो माहौल बनाते हैं जाके। अब आपने बोला बांग्लादेश के हिंदुओं की, देखिए बांग्लादेश का बेसिक झगड़ा था, पूरी दुनिया में मुस्लिम हैं, वो उर्दू फारसी बहुत ज्यादा हो, तो ये जो इनके कुरान की भाषा है अरबी, अब इनके अलावा कोई भाषा नहीं मिलेगी। बांग्लादेश का झगड़ा क्या था? वो उर्दू लगाना चाहते थे, वो बंगला पे अड़े हुए थे, इसलिए दो टुकड़े हुए एक भाषा के ऊपर। आज क्या हुआ? आज आपने क्या किया कि आप बंगाली और वो दोबारा एक हो गए। देखिए, जो सरकारें करती हैं वो अलग होता है, जो पब्लिक करती है वो अलग होता है। जो सरकार कर रही है पाकिस्तान के साथ मिलके हिंदुओं को जो मार रहे हैं, आपको देखो, आपको एक चीज बता दूं, एक डेवलपमेंट लेटेस्ट, आप ये मत कहिए मोदी, देखिए हम और आप तो
कुछ पढ़ के समझ के अपना दिमाग लगा के अपनी रिसर्च करके यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। मोदी जी को तो कोई काम है, हमने घर परिवार देखना है, बिजनेस देखना है, उनको तो कुछ नहीं करना। वो तो हर समय यही काम है उनको 24 घंटे। उन्होंने खुद तो अभी वेट कर रहे हैं कि भाई अभी जल्दबाजी नहीं करनी, लड़ाई वार नहीं, फ्रंट नहीं खोलना, एक विंडो नहीं शुरू कर देनी। लेकिन आराकान जो फोर्सेज हैं म्यांमार की, वो इंटरफेयर की हुई हैं बांग्लादेश। इस बांग्लादेश के अंदर बाहर की फोर्सेस आ गई हैं और बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि उनके पास जो वेपन है वो इंडियन है। तो आप ये समझे चटगांव के बिल्कुल पास पहुंच गए। चटगांव एक दो दिन आप सुनेंगे, एक हफ्ते में चटगांव कब्जे में ले लेंगी वो। म्यांमार की जो विराटू वाली जो पार्ट है आराकान, जो उनकी आर्मी है। तो ऐसा मत कहिए, मोदी अभी डायरेक्ट नहीं खेल रहे, इनडायरेक्ट खेल रहे हैं। फुर्सत है आपके पास, नगीने हैं ये आप देखिए रशिया से सिर्फ आर्म्स के अलावा कोई टाइप नहीं होता था। आज रशिया के साथ आपने फैक्ट्रियां खोलने की, R&D उसकी रिसर्च लेने की, उसके डिजाइन लेने की और एक्सपोर्ट करने की। इवन रशिया ने बोल दिया आप मेरे को ही बना के दो। जी। ट्राई टू लेकिन अंडरस्टैंड। एनआरसी पर मैं समझना चाह रहा था, मेरा सीधा स्टैंड ये था और सवाल भी मेरा सीधा ये था। एनआरसी का विपक्ष ने विरोध करके खुद ही हिंदुओं को आग में झोंक दिया है, झोंकने का काम किया है। ये क्या इनको पता नहीं था? और जो विपक्ष ने किया है, क्या उसके लिए फिर ये जो आवाज उठा रहे हैं, दिखावा जो कर रहे हैं, संसद में जा रहे हैं, क्या ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? या फिर उनको आने के लिए भी ये समझाना पड़ेगा कि भाई अगर इतने ही हिंदुओं के हितैषी थे, आज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में आप खड़े होने का जो दिखावा कर रहे हैं, वो तो आपको पहले से भी पता है कि हिंदू हर जगह प्रताड़ित हो रहा है। तो ऐसे में एनआरसी का समर्थन कर देना था, अगर इतना ही आप हिंदुओं को, ईसाइयों को और आप सिखों की सबकी वकालत जो कर रहे हैं और जो दिख रहा है, तो ये चीज़ तो पहले से भी हो सकती थी ना? जी। मैं ये समझना चाहता हूँ कि हाँ एनआरसी से कितना बल मिलता है और कितना उनके अधिकार मिल जाते हैं हिंदुओं के? जी। और ईसाइयों के, नहीं, सिखों के, जैन के, सभी के। देखिए अब तो सीधे सीधे जो हम दबी जवान में डिस्कस कर रहे थे और पहले भी किया है, अब तो सीधा सीधा पार्लियामेंट में बोला गया है कि कौन है सोरोस के, कौन है क्या है, कौन डीप स्टेट के एजेंट है। वो सब बातें अब सामने आ गई हैं। तो ये लोग इसीलिए वो स्टैंड लेंगे। जो देखिए जिससे आप पैसा लोगे ना, आप इलेक्शन में खड़े हो, आप किसी अपने वहां पे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से, किसी फैक्ट्री वाले से आपको इलेक्शन के फंड चाहिए, आपको बाद में उसको वापस करना पड़ेगा कि अनदर काइंड। तो ये जब आप पैसा लेते हैं किसी से, डोनेशन लेते हैं, उसके बाद ये जो ओपोजिशन है हमारी, जो ओपोजिशन है उस पर क्या इल्जाम लग रहे हैं? यही तो है कि आप जाके आप उमर से मिलते हो, उमर उमर से मिलते हो, राव खन्ना से मिलते हो, आप बारबरा ली से मिलते हो, आप लू से मिलते हो, मतलब अमृतपाल से मिलते हो। तो ये कौन है लोग? इनको फंड कहाँ से आता है? ये जो OCCRP की बात हो रही है, जिसमें एलिगेशन लग रहे हैं कि सोनिया गांधी उसकी वो थी, तो वो उसका काम क्या है? इंडिपेंडेंट कर। तो ये आप इनकी मेंटालिटी एक पैटर्न में समझे, इसलिए CAA का विरोध किया इन्होंने। क्योंकि CAA जो है वो हिंदू, सिख, जैन और ईसाई इनकी फेवर में था। और ये इनके वोटर नहीं है, इनको ये क्लियर है, ये हमारे वोटर नहीं है। इसीलिए आप क्या समझते हैं कि इनको CAA की समझ थी? अभी NRC आया नहीं और NRC की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनको समझ ही नहीं है। ये CAA का विरोध कर रहे हैं, CAA सिर्फ ओनली, है ना। देखिए ताकि किसी को बहका सके, पूरी कम्युनिटी को, जो इनके वोटर हैं, इनके हार्डकोर वोटर हैं, बेसिक वोट है। ये जो आज इंडिया अलायंस में जो झगड़ा चल रहा है, बेसिक वोटरों का ही तो है। मुस्लिम वोटरों का मैं क्यों छुपा के बात करूं? मुस्लिमों का वोटर का चक्कर है। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ नाजायज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपकी जो चिंता है बिल्कुल जायज है। लेकिन आप एट ए ग्लांस बड़े लेवल पे देखें, इस समय अगर वार फ्रंट खुल गया, एक तो वो मारे जाएंगे बेचारे। अभी तो उनके साथ जो हो रहा है वो दिख रहा है, वो वीडियो पे डाल रहे हैं। जो वीडियो डालना बंद कर दिया और वहां पे लोग सफाया कर दिया, 22% से 1% ज्यादा पाकिस्तान में हो चुके हैं। ये वहां हो जाएगा। थोड़ा संभल के सारे जा रहे हैं, सारे रस खोले जा रहे हैं, खुद नहीं अभी इन्वॉल्व हो रहे। पीछे से मैंने बताया ना,
म्यांमार एंटर कर चुका है उसकी, हमारी आर्मी तो जब मर्जी कर जाएगी। और इसी बहाने एक दूसरा पक्ष सोचिए, बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करते हुए आप जैसे पत्रकार एक उस पर पूरा पॉडकास्ट कर रहे हैं, कितनी चिंता है आपको। सोचो कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार करके जो हिंदू जाग रहा है, हिंदू डिस्कशन कर रहा है, इंडिया में बैठे हुए हिंदू आपस में दो डिस्कस कर रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को कैसे सपोर्ट करें, पब्लिक गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। ये जो जागृति आ रही है देख के, ये कश्मीर फाइल तो बन चुकी है, ये तो बांग्लादेश फाइल तो सामने लाइव चल रही है। तो आप जैसे लोग जो पत्रकार हैं, जो देशभक्त पत्रकार हैं, उनको उनका कंटेंट है, और देखिए आप तभी कंटेंट है जब आप सोचते हैं उस बारे में। ये एक जागृति नहीं है। आप दूसरा पक्ष भी देखिए, इंडिया तो सबक देगा, आप चिंता मत। अच्छा एक बात कहिए, मेरा एक बड़ा सवाल है 1 लाख रुपए का, अगर मोदी नहीं मान लो कुछ करते, एक सिचुएशन ले लेते हैं, तो कौन करेगा? अगर हमारा बेस्ट प्लेयर नहीं चल रहा, विराट कोहली नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, तो कौन चलेगा भाई साहब? ये तो बताओ। बेस्ट टीम है आपके पास इस समय, नरेंद्र मोदी, डोभाल, आप देखिए आपका विदेश मंत्री क्या माहौल बना दिया पूरे वर्ल्ड में। आप धड़ल्ले से गैस खरीद रहे हैं रशिया से अगेंस्ट एवरी ऑड, पूरे माहौल वर्ल्ड का आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप रशिया से इस समय गैस खरीद रहे हैं और उन्हीं को सप्लाई कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, होम मिनिस्टर आपका स्ट्रॉन्ग, इस समय इससे बेस्ट टीम नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता हार जीत का, लेकिन इस समय बेस्ट टीम है, अलर्ट है, बॉर्डर पे हैं, 24 घंटे अवेलेबल हैं, पूरा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि उधर के हिंदुओं को बचाने के चक्कर में हमारे सैनिक जो हिंदू मरे हैं, मर जाएंगे बेचारे एक और बार खोल के, उसको भी ध्यान रखिए। शेख हसीना भारत के अंदर हैं, भारत ने सुरक्षा दी। हालांकि जब एक हमारे रिलेशन होते हैं डेमोक्रेटिक, जो रिलेशन है, अलायंस हैं, जो भी चीजें हैं, उनके आधार पर उनको यहाँ सुरक्षा दी गई, उनको आवास दिया गया, रहने के लिए सारा कुछ किया गया, इंतजाम किए भारत सरकार ने। और मुझे लगता है कि भारत में चाहे किसी की भी सरकार होती, सब कुछ यही करते। जो आज ये आरोप लगा रहे हैं बहुत सारे लोग, जो बाहर निकल करके हसीना को क्यों रोका, न तो उनको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ है, न उनको राजनीति की समझ है, और ये भी एक लोकतंत्र की भी समझ नहीं कहें तो ये। लेकिन साथ में हसीना अभी तक तो कुछ नहीं बोली, लेकिन हिंसा लगातार जो बढ़ी, उन्होंने ये जो बयान दिया है कि भारत में जो हो रहा है और बांग्लादेश में जो हो रहा है कोई अंतर नहीं है। कैसे आप देखते हैं भारत के अंदर ही रह करके इतना बड़ा मुंह खोल लेना? क्या केवल बांग्लादेश के वोट बैंक को खुश करने का हसीना काम कर रही हैं? जी, कि वो जब ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो हो रहा है, मतलब यहाँ अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश में हो रहा है, तो दोनों को वो अंतर नहीं यहाँ समझ रही हैं, या फिर यहाँ कोई अत्याचार ऐसा हो रहा है वो ये दिखाने का प्रयास कर रही हैं, या उनको क्या दिखाया जा रहा है? वो उनको किस तरह का बयान देना चाहिए था, और या फिर आने वाले समय में वो उनके अंदर एक चीज जाग गई है कि अब सुरक्षा तो मिल ही गई है, अब मोदी जी हमको भगाने वाले तो है नहीं। इससे क्या है कि हम बांग्लादेश पर निशाना साधने के साथ साथ वहां के वोटर को हम खुश कर लें। शायद मुझे लोग फिर दोबारा बुला करके और प्रधानमंत्री की सत्ता हमको सौंप दें कि भाई आप भले ही भारत में थे, लेकिन आप हमारे पक्ष में ही बोलते रहे। जी, आपने इसकी बात करी कि ये शेख हसीना की, पहले तो ये देखिए, शेख हसीना ने इस कंट्री को बहुत बनाया, इसकी जीडीपी देखो कहाँ लेगी, इसका एक्सपोर्ट कहाँ लेगी। शेख हसीना को बचाने में जो इस पे एक बेबी पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, एक छोटा सा ऑपरेशन, इस पे आज नहीं तो कल मूवी आएगी। मेरे शब्द आप लिख लीजिए कि शेख हसीना को बचाया कैसे गया है और क्यों बचाया गया है शेख हसीना को। क्योंकि शेख हसीना ने एक तो बॉर्डर सेटलमेंट किया हमारे साथ, शेख हसीना के साथ हमारे रिलेशन बहुत बढ़िया थे। शेख हसीना को अमेरिका ने नीचे सेंट मार्टिन जो नीचे द्वीप है वो मांगा था, उसने नहीं दिया, क्योंकि इंडिया को नुकसान होता, क्योंकि इंडिया के नीचे आके फोर्सेस बैठ जाती। तो शेख हसीना को बचाना बनता था। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुजीबुद्दीन इसके जो फादर थे, उनको बचाने में हमारी जो सरकार थी तब की, वो असफल रही, लाना चाहती थी, नहीं मिला, इससे पहले उसको मार दिया गया। अच्छा चलो ये बात भी छोड़ो बांग्लादेश की, तस्लीमा नसरीन को किसने पनाह दी हुई है? वो भी तो बांग्लादेश से भागी हुई है। अच्छा चलो,
सलमान रश्दी को किसने रिकॉग्नाइज कर रखा है? चलो वो भी छोड़ो। आपने बुद्धों का जो मेन वो जो है उसको आपने शेल्टर दे रखा है तिब्बत वाले को, लामा को। आपका लामा। चाइना अगेंस्ट हो गया एक लामा के चक्कर में, एक बंदे को शेल्टर दे। आपको मैंने 4 एग्जांपल दिए। देखिए, जब कोई कंट्री एक पॉलिसी बनाता है, एक सोचता है कि ये मेरे शुभ चिंतक हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटेट करना पड़ता है। और शेख हसीना एक ट्रम्प कार्ड है। 20 जनवरी के बाद, मेरे शब्द आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, 20 जनवरी के बाद ट्रम्प ने 2-4 महीने लगेंगे, 6 महीने उसको कंट्रोल करने में। कोई बड़ी बात नहीं, शेख हसीना वापस बांग्लादेश में आ जाए, तब क्या होगा? तब आप इंडिया को फायदा होगा ना। देखिए, हर चीज जो कंट्री करती है उसके कई मायने होते हैं। हम और आप डिस्कशन कर सकते हैं। मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए कि कांग्रेस ने खुद लामा को दे रखा, तो नसरीन को रखा, जो लज्जा की एक नावल लिखा उसने बस। नहीं, मैं आपने ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा सवाल थोड़ा-सा अलग था। मेरा क्या? सवाल ये था कि इनका जो बयान जो है, वो बयान ये आता है कि जो भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है और जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ में हो रहा है, कोई अंतर नहीं है। मतलब सीधा बयान है। तो क्या यहाँ के फिर मुसलमानों को जो खुश हो रहे थे, क्या उनको फिर और ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए क्या? क्या बात है हमारे ऊपर जो यहाँ हो रहा है और उसी हिसाब से उतना ही तो वहाँ हो रहा है। इस आप फर्क बयान के समझिए। क्या मायने? आपने नहीं, ठीक है, आपने अल्पसंख्यक बोला, वहां का अल्पसंख्यक तो पीसफुल है, उसको तो हम मारे जा रहे हो। उसने तो कभी वेपन नहीं उठाया, उसने तो कभी पथराव नहीं किया, उसने तो कभी आपको आपको इंटरप्ट नहीं किया, बल्कि आपकी इकोनॉमी को स्ट्रांग ही किया है। यहाँ के अल्पसंख्यक और वहां के अल्पसंख्यक में जमीन आसमान का फर्क है। एक तो एग्जाम्पल नहीं है ये, ठीक। दूसरा, मैंने बताया ना कि सारा खेल है पैसे का, फंड का। इनको फंड जिस चीज के लिए मिलेगा वो उसी भाषा में बोलेगा, वही बोलेगा। आप इस चीज को क्लियर कर लो। अब तो पार्लियामेंट में बोला गया है, तो इसलिए बहुत क्लियर है कि बाहर से फंड किसको आता है, कौन बोलेगा। हमें हमें और आपको पहले इंट्यूशन हो जाता है कि इस इशू पे कौन क्या बोलेगा। संभल पे सबको पता था ना कि समाजवादी क्या बोलेंगे और कांग्रेस क्या बोलेगी, रावण क्या बोलेगा। वही हुआ ना। तो आपका आपका जो वोटर है, वोटर मीन्स जो आपको वोट, आपका वोटर आपको वोट देगा, आप सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे तो अल्टीमेटली करेंगे क्या? पावर। पावर का मतलब पैसा। वही घूम फिर के बात सारी पैसे पे आती है। सारा खेल है पैसे का। अमेरिका भी पैसे के चक्कर में खेल रहा है। रशिया भी जो लड़ रहा है वो चाहता ही नहीं, न्यूक्लियर बम फेंकना ही नहीं चाह रहा, वो खत्म ही नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उसके वेपन चल रहे हैं। डेमो दे रहा है लाइव, देखो मेरे पास ये वेपन है, ये देखो छोटे वेपन है, छोटे छोटे मार रहा है। ये सारा खेल बेचने का है। ये जो 4 इंडस्ट्री हैं इनका है। इन्हीं इंडस्ट्री पे इकोनॉमी चलती है मेजर। आप अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, किसी को लेना देना नहीं है। सब सब कसाईयों की तरह बिहेव करते हैं अपने यहाँ। उनको तो सिर्फ आपको पैसे। बांग्लादेश अभी ठीक हो, अच्छा देखना, ट्रम्प आ जाएगा, अगर ये इसको उतार दे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होना। इन्होंने फिर अगली बार मौका ढूंढना है कि हम आपको मारें ताकि आप फिर लड़ो मार से। सारा खेल पैसे का है, फंड का है। जो ये वहीं यूएस से आया हुआ है यूनुस, इसका सारा बेस वही है। यूनुस आज नहीं तो कल भाग जाएगा। ये इंडिया और आसपास आ नहीं सकता, ये यूएस वापस जाएगा। और इसके बदले आज नहीं तो कल लोग आएंगे। लोग भुखमरे हो रहे हैं, पैसा खत्म हो गया है, बहुत बुरा हाल हो गया है बांग्लादेश का। और जितना खिंचता जाएगा, बांग्लादेश की इकोनॉमी देखो कैसे डाउन होती जा रही है। अभी तो लड़के रोजगार पे बात नहीं कर रहे, महंगाई पे बात नहीं कर रहे, जीडीपी पे बात नहीं कर रहे। जब देश इन चीजों पे आएगा तो जवाब क्या है इनके पास? बार बार आप हिंदू मार के तो दिखा नहीं सकते। कितनी देर बहला लोगे, फुसला लोगे? आपका कंपैरिजन दोनों अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग है, क्योंकि मैं बार बार आपका इशारा कर रहा हूँ कि ये सिर्फ फ्रंट में है। ये आगे जो फिल्म बन चुकी है, रियल इंडस्ट्री पीछे है। अच्छा, ये एक बड़ा खास सवाल है क्योंकि जो आपने कहा है कि अस्थाई सरकार से हल स्थायी नहीं हो सकता है। वो स्थायी सरकार ही जब आएगी तभी वो संभालेगी और तभी देश आगे जो है बढ़ेगा। अस्थाई सरकार है तो ज़ाहिर-सी बात है सब अस्थाई फैसले हैं, कोई बड़ा फैसला नहीं है। लेकिन मुझे जो मैं सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ इसका एक अलग से भी इसको डालेंगे भी।
कि क्या इमरान खान ने, जो प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के, और उन्होंने बहुत वर्षों के बाद में एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने फांसी की सजा दिलवाई थी आर्मी चीफ को। हम सब जानते हैं, बिल ले आए थे कि तख्ता पलट कोई करेगा तो बचेगा नहीं। पाकिस्तान के इतिहास में खैर पहला ऐसा प्रधानमंत्री था जो जिसने बदलाव के लिए किया कि ये सुधरेंगे नहीं, जब तक कोई कड़ा कानून नहीं होगा, कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा कि भाई मरते दम तक भले क्यों ना फांसी लगे, तुम 4 दिन के लिए अस्थायी सरकार बना भी लो, लेकिन जब स्थायी सरकार बनेगी वही हल है लोकतंत्र का और राष्ट्र का भी वही हल है। 2-4 साल में लोग ऊब जाएंगे, तो उसके बाद विद्रोह होगा और फिर स्थायी सरकार आएगी। लेकिन स्थायी सरकार आने के बाद में फिर क्या? तो फिर उसके बाद फांसी होगी। तो बांग्लादेश में क्या, जब स्थायी सरकार आएगी तो जो दोषी हैं, क्योंकि ये सब आर्मी का गेम था, आर्मी का ही खेल था, हम सब जानते हैं। गेम तो पूरी दुनिया में रचा ही जाता है। कहीं न कहीं जो लोग पिच तैयार करते हैं, मैदान तैयार करते हैं, हम वही चढ़ूनी जी की जो बात कर रहे थे। क्या फिर ऐसे लोगों को, जो आर्मी के जिन लोगों ने ये तख्ता पलट जो करवाया है, सरकार को गिरवाया है, क्या ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी आने वाले टाइम में? और क्या इस तरह के फिर कानून आने चाहिए जो इमरान खान पाकिस्तान में ले आए? कि हाल ही वही है, चाहे हम बर्मा की बात करें, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। गवर्नमेंट जो है गिरा दी गई, अभी आर्मी की गवर्नमेंट वहाँ भी चल रही है। आखिर इन देशों में क्यों वहाँ की पुलिस, वहाँ की आर्मी एकदम अलग हो जाती है, पब्लिक के साथ खड़ी हो जाती है? क्या वहाँ की आर्मी का जो सिस्टम है, जो शक्तियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं? या फिर वो लोग जो है, क्योंकि अब जैसे हम अपने यहाँ के अगर आर्मी की बात करें और पाकिस्तान की, तो जब देश अलग हुआ था तो दोनों चीज़ें अलग थी। जैसे पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके पास बैंक हैं, पेट्रोल पंप हैं और उनके खुद के आय के स्रोत हैं। वो सरकार को नहीं बताते हमारे पास कितना है या कितना नहीं। तो कल को वो तख्ता पलट कर लेते हैं, क्योंकि कमाई उनकी आधी तो आ ही रही है और पब्लिक सेक्टर में उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है और सारा कुछ है। क्या इन देशों में भी यही वजह है कि इसके कारण जो है आर्मी चीफ के मन में ख्याल आ जाता है कि अब तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं और हमको अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा ज्ञान हो गया, सारा कुछ, कि अब तो हम राष्ट्र संभाल ही सकते हैं, नहीं भी अगर सरकार होगी तो भी कोई समस्या नहीं है। भारत के अंदर ठीक उलट है, क्योंकि यहाँ की आर्मी जो है वो सरकार पर ही निर्भर है। अगर कल को यहाँ कोई ऐसी चीजें हों, या फिर ऐसे देश जो पहले से जानते हैं कि आर्मी को जो है केवल सरकार पर ही निर्भर रहना भी चाहिए, देश पर, देश के नागरिकों पर निर्भर रहना चाहिए। अगर हम उनको अपने खुद के स्रोत दे देंगे आय के, तो वो बेलगाम हो जाएंगे, तानाशाह हो जाएंगे, कभी भी सत्ता पलट जो है वो कर सकते हैं। क्या इन देशों का ध्यान नहीं जाता होगा इस व्यवस्था पर कि भारत में ऐसा क्यों नहीं होता, अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं होता, ब्रिटेन में ऐसा क्यों नहीं होता, या फिर तमाम ऐसे देश हैं कि वहां तो आर्मी कभी तख्ता पलट करने के बारे में नहीं सोचती? क्या वहाँ का जो सेनापति है, क्या वो कम ताकतवर होता है? तो वो ऐसे इन देशों में क्यों नहीं? और अगर इन देशों में नहीं है तो उसके कारण, या ये सब चीजें जानने का प्रयास नहीं करते हैं इन देशों में की अगर हम बात करें? जी, तो ये नए-नए 4 दिन पहले बने हैं देश। जी। छोटा सा जवाब है इसका। देश, कई देशों के पास आर्मी है, कई आर्मियों के पास देश है। जी। आपने जो पाकिस्तान बोला, वो पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास देश है पूरा। आर्मी के पास पाकिस्तान है। जी। बांग्लादेश में भी यही होना जा रहा है। देखिए, पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में बांटिए, एक जहाँ डेमोक्रेसी है और नॉन मुस्लिम है ज्यादातर, वहां पे आर्मी एक सिस्टम के अंडर है, एक देश के अंडर है, एक पब्लिक के, जो आपने वर्ड यूज किया पब्लिक। लेकिन ये जो कंट्री हैं, जो रेडिकल हैं, इनमें आर्मी कंट्री पे कब्जा करती है, आर्मी के पास कंट्री है। जब एक आर्मी चीफ जाता है तो उसके बदले अपना बिल्ला और अपना चेयर और अपनी गन नहीं देके जाता, पूरा कंट्री से नक्शा देके जाता है कि भाई आज के बाद ये पूरा कंट्री तेरा है, तो अब इसको ऑपरेट। छोटा सा जवाब मैंने दे दिया आपको कि देशों के पास आर्मी होती है, कई आर्मियों के पास देश है। जी, एक तरह से मतलब राष्ट्राध्यक्ष जो है वो वहाँ का, उसकी सेना का सेनापति ही है और राजा तो केवल दिखाने के लिए जो है बैठा हुआ है। जी। एग्जैक्टली। और जी। अमेरिका के अंदर जो आपने कहा है कि 20 जनवरी के बाद ही ये सब कुछ बदलाव हो पाएगा, और या फिर हम कहें कि होगा। रूस और अमेरिका के संबंध कितने बेहतर हो पाएंगे और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 20 जनवरी के बाद? जी। देखिए, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सीरिया में जिस गुट ने, विद्रोही गुट ने, जिसके ऊपर अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था 100 करोड़ का, कोई पता नहीं क्या जो भी है, उस टुकड़ी ने, विरोधी, कई विद्रोही ग्रुप हैं, तो जिस ग्रुप ने उस पे कब्जा किया है, वो
एक तो पहले लश्कर तोयबा का था, वो था, ठीक है। अब वो इनाम भी गया, वो भी गया, उसने कंट्री पे कब्जा कर लिया और देने वाला पावर और ट्रांसफर ऑफ पावर बना के बैठा हुआ। अच्छा, उसको सपोर्ट करके रशिया ने और ईरान ने और चाइना ने बहुत पैसा खर्चा हुआ असद पे। असद भागा भी तो वही ना, तो उन्होंने कुछ नहीं करा। मतलब इतनी आसानी से ये जैसे शेख हसीना आई उड़ी और वो एंटर कर गए, ऐसे ही वही वो भी यहाँ पे हुआ। ये दोनों कंट्रियों की, रशिया और अमेरिका की मिली भगत है, एक अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ तू हथियार बेच, यहाँ मैं बेचूंगा, यहाँ ये कर। सीरिया ऐसे छोड़ देता रशिया, जी, ये जो अफगानिस्तान है अमेरिका ने ऐसे ही छोड़ दिया। पहले वो रशिया कर रहा था इसमें अफगानिस्तान में, फिर बाद में अमेरिका ने किया, अब सीरिया में हो रहा है। इन दोनों कंट्रियों को आप समझे, इनके लिए फिर घूम फिर के बाद पैसा, इनको पैसा चाहिए, हर एक को पैसा चाहिए, चाहे बिजनेस से आए, चाहे डीप स्टेट से आए, चाहे किसी से आए, इनको पैसा चाहिए। सारा खेल है जी। पैसे का। ठीक है, चलते-चलते हम अपने दर्शकों के लिए भी कुछ एक आपसे जो है सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिछली बार हमें लिखा भी, मैसेज किया। हमारे देश के युवाओं को, बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं बाहर जाने की कि हमें किस देश में जाना चाहिए, कौन से देश सुरक्षित हैं भारतीयों के लिए और किस देश में जाना ठीक है? उनको ज़्यादा परेशानी भी का सामना भी नहीं करना पड़े और ऐसी देशों में जाएँ जहाँ उनको असुरक्षा की भावना भी ना पैदा हो। तो सुरक्षित भारतीयों के लिए, खास करके हिंदुओं के लिए कौन से देश सुरक्षित हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं? जी, इसका जवाब तो बेहतर 20 जनवरी के बाद ही मिलेगा। थोड़ा सा ट्रम्प को और टाइम दो, जो सिचुएशन बनेगी लेटर इस समय। अब मैं जी, इंडिया का जो सिस्टम है एजुकेशन का, कहाँ जाना चाहिए, वो तो बांग्लादेश में भी पढ़ने गए हुए हैं, ढाका में। हुँ, इंडियन तो कहाँ नहीं है, ऑलरेडी हर जगह पहुंचे हुए हैं। अब आती है बात सेफ्टी की। देखिए, सेफ्टी अगर कुछ है तो इस समय रशिया में है। रशिया ने, अगर आपको ध्यान हो, वीजा फ्री कर दिया। इतने इंडिया के साथ रिलेशन उसके बढ़िया हो रहे हैं कि उसने वीजा ही खत्म कर दिया जनवरी के बाद। आपको कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है, रशिया जाओ, सीधा रशिया घूम के आओ। तो यूरोपियन कंट्री भी परेशान है। अमेरिका अभी भी स्टिल, ट्रम्प आने के जी, बाद, मैंने इसलिए बोला जनवरी के बाद पता लगेगा कि स्टूडेंट्स को एक बार अमेरिका के हालात देखने चाहिए। हुँ, अमेरिका में चेंजेस आ रहे हैं, उनके इंटरनल मैटर है। एक ट्रांसफर ऑफ पावर जो जाएगा, हुँ, उस दौरान जो होना था, हम आपके 2 एपिसोड में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। जी, उसी दौरान पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे, कितने युद्ध होंगे, कितने कू होंगे, कितने सत्ता पलट होंगे पूरे वर्ल्ड में, क्या क्या होगा, जी, कितने डिस्टर्ब होंगे, कुछ नहीं पता अभी। इट्स टू अर्ली मेरे हिसाब से। आप अपने दर्शकों को बताएं कि अभी वेट करें, हालात समझे। हमें हमारे रशिया के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन हो गए हैं। अमेरिका अपने इंटरनल उसमें चल रहा है, जनवरी के बाद देखें। तो मेरे हिसाब से उनको अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए, अभी इतनी ठीक जल्दबाजी है। ना करें। क्या भारत को अब अंग्रेजी के साथ-साथ में रसियन की अगर हम बात करें तो वो उनके जो भी 18 17-18 देश हैं, वहाँ तो रूसी चलती ही है, रूसी भाषा। क्या भारत के अंदर, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ तो करते नहीं हैं, थोड़ा बहुत बदलाव कर पाते हैं। अब यहाँ तो हिंदी और उसकी जो है लड़ाई पड़ी हुई है। क्या आप अंग्रेजी के साथ-साथ में क्या रूसी भाषा का समर्थन करते हैं कि भारत में अब कहीं न कहीं जो स्कूल हैं, जो सक्षम हैं, अब वो ज्ञान देना शुरू करें ताकि बच्चे जो है वो प्रशिक्षित भी हो सकें इस भाषा से, आने वाले समय में जब उनको मौका मिले, अवसर मिले और वो जा सकें? जी, देखिए, चाइना जाके आपको चाइनीज तो सीखनी पड़ती है, मैंडेटरी जो लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ती है। आप जर्मन जाते हैं, जर्मन की अपनी लैंग्वेज है, वो उसी में इंडियन जाके सीखते ही है ना। ऐसे अगर रशिया में जाके आपने एक्सप्लोर करना है तो आपको रशियन सीखनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये पहले से अगर विद्यालयों में अगर है और लोग यहाँ से वो कर रहे हैं, तो वो शायद रूस की तरफ जो है, वो कर सकते हैं क्योंकि अब रूस में जो आने वाला समय है, अगर भारत के लोग बहुत अधिक संख्या में जा सकते हैं, तो एक तो उनको सम्मान तो मिलेगा ही, क्योंकि जो आपने संबंधों की बात कही कि एक बहुत बड़ा काम किया है। तो इस तरह से अगर हम देखें, तो रूस के साथ एक संबंध स्थापित करने का एक अच्छा अवसर युवाओं के लिए, कि उनके माध्यम से एक देश दूसरे देश के साथ तभी जुड़ता है, जब हम एक
दूसरे के साथ जाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो वो प्रयास जो हमारा अन्य देशों के साथ में है, वो रूस के साथ थोड़ा-सा कम है और थोड़ा-सा क्या बहुत ज़्यादा कम है। हमने कभी रूस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और ना सरकारों ने कभी रूस की तरफ ध्यान जो है आकर्षित किया कि रूस की तरफ भी अब युवाओं का जो है रुख होना चाहिए। तो हम लोग कहीं न कहीं रूस को ये तो देखते हैं, सरकारों के साथ तो बहुत अच्छे संबंध स्थापित हैं और राष्ट्र के तौर पर भी बिज़नेस वगैरह में भी हैं। लेकिन जो यहाँ के नागरिक हैं, ना तो उनको रूस का लाभ उसमें मिल पाया जो मिलना चाहिए था और ना तो रूस के भी लोग जो है वो फ़ायदा नहीं उठा पाए, भारत के साथ में। जी, देखिए, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई है। अगर रशिया के साथ जी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई अपने आप आ जाएगी। सप्लाई में सारी चीज़ें आ जाएँगी, जिसमें जी। लैंग्वेज भी है, वीज़ा फैसिलिटी भी है, वो वहाँ की रेज़िडेंशियल भी है, जो भी आपकी सब चीज़ें अपने आप आ जाएगी। फर्स्ट डिमांड हो, सप्लाई अपने आप क्रिएट हो जाती है। तो आने वाले समय में आप तो भविष्यवाणी करते ही रहते हैं क्योंकि जो मैं तो आपको कहता हूँ कि जो राजनीति के पंडित हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पंडित, कि आप जो घोषणा कर देते हैं वो वैसे ही सारी चीज़ें सामने खुल कर के आ जाती हैं, जो 20 जनवरी को लेकर के भी आपने बोला और वो सारा कुछ पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया जो है देख रही है, वही चीज़ें हुई, जो आपने वर्ल्ड वार की बात की थी और उसके बाद में जो है वो निकल के आया कि पूरी मीडिया को जो है ये आ गया, पूरी मीडिया चलाने लग गई। उन्हीं विषयों को, जिन विषयों पर आपने जो है बोला हुआ था और जो-जो आपने बोला कि ये 20 जनवरी तक झेलना ही पड़ेगा। दुनिया जितना कम कर सकती है इसको, उसके उपाय कर सकती है, लेकिन रोक नहीं सकती पूरी तरह से, रोकथाम नहीं इसकी हो सकती। नियंत्रण में जितना कर सकती है, प्रयास करे कि इस माहौल को 20 जनवरी तक सँभाले ही रखे और शायद 20 जनवरी से 1-2 महीने और ज़्यादा लग जाएँ। क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी-कभी कोई घाव देके जाए तो लड़ाई तो बंद हो गई, लेकिन घाव इतना गहरा होता है कभी उसको भरने में 6-6 महीने लग जाते हैं, साल भर भी लग जाता है। तो ये जो घाव है जो 20 जनवरी तक हमें मिलने वाला है, शायद इतना भी हो सकता है कि कुछ लंबा वक़्त भी लगे इसको भरने में। लेकिन जो ठीक तरह से जो होगा काम वो 20 जनवरी से शुरू हो जाएगा, कम से कम ये रहेगा कि हाँ, ठीक है युद्ध बंद हो गया, जो घाव मिले हैं, चीज़ें मिली हैं, उनको आप सहन कर लो और जितना समय लगेगा इसकी भरपाई कर लो, इसके बाद सब ठीक कर देंगे। तो ये जो ट्रम्प के बारे में जो आपने बातचीत की, जो हमेशा हम करते हैं क्योंकि ट्रम्प से शुरुआत इसीलिए करते हैं, महाशक्ति है और मोदी जी से भी वही हम बातचीत जो है करते हैं। तो आपका जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार और आपको फिर से एक बार जय हिंद, नमस्कार कि आपने जो है हमेशा की तरह आज समय जो निकाला उसके लिए भी एक बार आज फिर से आपका धन्यवाद हमारे दर्शकों के लिए जी। और हर विषय पर आपने बेबाकी से और जो आपका अनुभव है वो आपने साझा किया और मुझे लगता है उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक बहुत सारा प्यार हमारे चैनल को देंगे और आपकी जो बात है वो लोगों तक पहुँचे। ऐसी भी जो है कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी कि आने वाले समय में भी हम डिबेट करें और वो बढ़िया जाए।